सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक के बारे में जाना था, है ना। तो कारक की विभक्ति और कारक के बारे में जाना कि कारक की 8 विभक्तियां होती हैं। इस वीडियो में हम लोग विभक्ति के बारे में जानेंगे, लेकिन एक खास विभक्ति उपपद विभक्ति के बारे में जानेंगे। तो विभक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। अब कारक विभक्ति क्या है, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है और जिसमें सामान्य नियम लगते हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं, जो कि हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग उपपद विभक्ति के बारे में जानेंगे। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगाई जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी जो जैसे कर्ता ने था, कर्म को, करण से, ये सब था ना, तो ये इन विभक्तियों को हम लोग जब लगाते तो हैं, लेकिन हम लोग विभक्ति दूसरी लगा देते हैं। कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं पर विभक्ति हम दूसरी लगा देते हैं। ये नियम जो होता है ये खास शब्दों के चलते होता है, तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अब जैसे देखिए, इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा। सैनिक देश की रक्षा करता है, एक वाक्य है। अब इसमें क्या है, का के की हम जानते हैं कि संबंध कारक होता है और उसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। अब हम इसको संस्कृत में अनुवाद करते हैं, जब संस्कृत इसकी बनाते हैं तो बनाएंगे सैनिकः देशस्य रक्षति, है ना, क्योंकि का के की जब लगता है तो षष्ठी विभक्ति होती है और स्य हो जाता है। लेकिन उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार ये हमारा वाक्य अशुद्ध है, गलत है। हमारा वाक्य होगा सही, सैनिकः देशम रक्षति। अब ये देशम कैसे हो गया, क्योंकि रक्ष धातु जब होता है, जब हम किसी चीज की रक्षा करते हैं, तो चाहे वो किसी की भी हो, अपनी रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो, हमारे किसी पुस्तक की रक्षा है, कमरे की रक्षा है, विद्यालय की रक्षा है, किसी भी चीज़ की रक्षा करते हैं जब हम, तो जिसकी रक्षा करते हैं उसमें हम म हलंत का प्रयोग कर लेंगे, है ना, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो सैनिकः देशम रक्षति, ये हमारा वाक्य सही होगा। तो अब हम लोग उपपद विभक्तियों के बारे में जानते हैं कि ये कितनी होती हैं। उपपद विभक्तियां 6 होती हैं, ठीक है। द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट होता है। हम लोग कर्ता ने, कर्ता, कर्म, करण, ये सब 8 विभक्तियां होती हैं, लेकिन प्रथमा, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी जो 6 विभक्तियां हैं उसी में उपपद विभक्ति के नियम लगते हैं। तो द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो सबसे पहले हम लोग द्वितीय उपपद विभक्ति के बारे में जानेंगे। अभी देखिए 3 लिंग होते हैं, ये तो आपको पता है। तो इसका चिन्ह क्या है, इस चिन्ह को आप हमेशा याद रखिएगा। तो पुल्लिंग में क्या होता है, एक वचन में, पुल्लिंग में तीनों में, एक वचन में स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में तीनों में क्या होता है, म हलंत लगता है। शब्द के बाद म हलंत लगाएंगे। और द्विवचन में हम लोग देखिए, पुल्लिंग में औ की मात्रा आ जाती है, बालकौ होता है ना, बालकम, बालकौ, बालकान होता है ना, तो बालकौ हो गया, औ की मात्रा आ गई। स्त्रीलिंग में हम लोग ए की मात्रा लगा देंगे और नपुंसक लिंग में ए की मात्रा लगा देंगे। और बहुवचन जब होता है तो हम लोग आन लगाएंगे। क्या होता है, बालकान, आन, किसी भी शब्द के बाद में जब बहुवचन का प्रयोग करना होगा तो आन लगा देंगे। और स्त्रीलिंग में हम लोग आ की मात्रा और विसर्ग लगाएंगे और नपुंसक लिंग में आनी या आणी लगाएंगे। अभी देखिए ये कुछ शब्द हैं, ठीक है। इन शब्दों को, जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होगा तो इन शब्दों के पहले जो भी ब्लैंक होगा ना, खाली जगह, रिक्त स्थान होगा, उसमें जो भी हम शब्द भरेंगे, जो भी देखिए यहाँ ब्रैकेट में जो भी शब्द दिया गया है, उन शब्दों को भरते समय हम क्या लगाएंगे, एक वचन होगा तो हम म हलंत लगाएंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि डैश परितः राजपथम वर्तते, पहला शब्द है परितः, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। तो विद्यालय के चारों ओर राजपथ है, ठीक है। और तो हम लोग विद्यालय ब्रैकेट में दिया हुआ था, तो इसलिए विद्यालय को हम लोग क्या कर देंगे, विद्यालयम कर देंगे।
इसी तरह अभीत जिसका अर्थ होता है चारों ओर, तो ग्रामम अभीत वृक्षा संति, ब्रैकेट में ग्राम था तो अभीत शब्द आया, इसलिए हम लोगों ने ग्राम में म हलंत लगा दिया। उभयतः इसका अर्थ होता है दोनों ओर, तो नगरम उभयतः नदी वहती, नगर के दोनों ओर नदी बहती है। नगर, नगर शब्द था तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये उपपद ये आया शब्द उभयतः, इसलिए हम लोगों ने इस ब्रैकेट वाले शब्द में म हलंत लगा दिया। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो म हलंत होता है, वो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अभी देखिए ये एक प्रति है, इसमें चौथा शब्द प्रति है जिसका अर्थ होता है की ओर, है ना। तो मृगः वनम प्रति अधावत, वन था तो इसलिए वनम हो गया। उसके बाद है धिक, धिक्कार, हम लोग बोलते हैं ना जब कोई काम, जिसने कोई बहुत ही खराब काम किया होता है तो हम लोग उसको धिक्कारते हैं। तो धिक शब्द जब भी आएगा तो हम लोग धिक में हम लोग जो भी शब्द ब्रैकेट में रहेगा उसमें क्या लगा देंगे, म हलंत का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद धिक दुष्टम, फिर विना है, विना का अर्थ होता है बिना, तो पुस्तकम विना त्वम कथम पठिष्यसि, पुस्तक के बिना तुम कैसे पढ़ोगे। देखिए हम लोग बोल रहे हैं के, पुस्तक के बिना, का के की संबंध है, लेकिन हम लोग यहाँ पर विना शब्द आ गया है, इसलिए हम लोग पुस्तक में म हलंत लगा देंगे। ठीक है, अब है समया, तो इसका अर्थ होता है समीप। गुरुम समया छात्राः तिष्ठन्ति, गुरु शब्द था तो इसलिए गुरुम हो गया, तो गुरु के समीप छात्र होते हैं, रहते हैं। निकषा समीप, निकषा का भी अर्थ होता है समीप, तो देवम निकषा भक्ता संति, देव शब्द था और चूंकि निकषा शब्द आया है इसलिए हम लोग देव में म हलंत लगा देंगे। अब कुछ धातु रूप हैं, जब उनका प्रयोग करते हैं हम, जब वो, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जब धातु का जब प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पर पठ धातु है तो पठती आ गया है, तो जो भी उसके पहले जो भी रिक्त स्थान होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, म हलंत का प्रयोग कर देंगे। देखिए कैसे है, रामः पाठम पठति, अब यहाँ ये था रिक्त स्थान था और पाठ ब्रैकेट में दिया हुआ है और चूंकि पठ धातु आ गया है इसलिए हम लोग पाठम लिख देंगे। गम यानी कि गच्छ, इसका प्रयोग रूप गच्छति गच्छता गच्छन्ति होता है, तो सह विद्यालयम गच्छति, जब भी जाना, गच्छति गच्छता कुछ भी गम धातु से संबंधित कोई भी शब्द रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्थान में म हलंत लगा देंगे। रक्ष धातु, अभी मैंने आप लोग को इसका उदाहरण दिया था कि रक्ष धातु जब होता है तो जिस भी चीज़ की रक्षा की जाती है उसमें म हलंत का प्रयोग हो जाता है। उसके बाद नम धातु, नमस्कार करना, तो भक्तः देवम नमति, है ना, भक्त देव को नमस्कार करता है। उसके बाद अब है प्रच्छ धातु, अब प्रच्छ धातु का प्रयोग होता है पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अर्थ होता है पूछना, तो शिष्यः गुरुम प्रश्नम पृच्छति, शिष्य गुरु को प्रश्न पूछता है। पच धातु, पच का मतलब होता है पकाना, तो माता भोजनम पचति, है ना, तो पच धातु आया था इसलिए हम लोग भोजन में म हलंत का प्रयोग कर देंगे। और नी धातु का प्रयोग होता है जिसका कि हम लोग प्रयोग जब करते हैं तो नयति नयता करते हैं, उसका अर्थ होता है ले जाना, तो ब्राह्मणः अजाम नयति, ब्राह्मण बकरी को, अजा बोलते हैं बकरी को, तो ब्राह्मण बकरी को ले जाता है, तो नी धातु आ गया था, नयति आया था, इसलिए हम लोग अजाम लिख देंगे। तो ये आपका द्वितीय विभक्ति पूरा हुआ। अब हम लोग तृतीय विभक्ति के बारे में जानेंगे। तो